हेलो बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज अतुल सिन्हा, एमएससी एलएलबी बीएड। आपके लिए अनअकैडमी के प्लस पे मैं सीडीएस सीएपीएफ कैट के लिए एक बैच 10 अगस्त से चला रहा हूं, जिसमें साइंस इकोनॉमिक्स मिला के 100 लेक्चर प्लस पे और लगभग 80 to 90 लेक्चर स्पेशल पे मैं दे रहा हूं। तो डू ज्वाइन दैट कोर्स अप्लाइंग अतुल सिन्हा। मेरा कोड वर्ड है, रेफरल कोड अतुल सिन्हा है, इसका इस्तेमाल कीजिए, 10% का डिस्काउंट पाइए किसी भी दैट इज अनअकैडमी के कोर्स में। और आपको मैं 1 तारीख से एक एनडीए 2020 के लिए क्रैश कोर्स जनरल साइंस का लेके आया हूँ, ठीक है ना। जनरल साइंस क्रैश कोर्स जनरल साइंस 2020, जिसमें कि 1 से 5 तारीख तक 15 लेक्चर 5 केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी की पर डे 3 घंटा अलग अलग टाइमिंग में आपको दिया जाएगा। इट विल हेल्प यू लॉट एंड 10 to 20 क्वेश्चन का उसमें हाइक हो सकता है आपके टोटल मार्क्स में। अब आपको मैं जनरल स्टडीज में जो साइंस का पोर्शन है, जिसमें फिजिक्स का हमने एक लाइट का चैप्टर आपको एक लेक्चर दिया है, सेकंड लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस बच्चों वेरी इफेक्टिव। कई सारे एडुकेटर के आप देखेंगे कि यहाँ से लोग शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, जबकि मैंने उसके पहले एक फुल लेक्चर दिया है जिसमें लाइट का नेचर, उसका स्पीड, प्रॉपर्टीज, दैट इज वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, ऑल दोज थिंग्स वी हैव डिस्कस एट लेंथ। तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिला है और आपने उसको लाइक भी किया है। तो उसी के एक कंसिक्वेंस में आपके ग्रेट डिमांड पे मैं दूसरा लेक्चर लेके आया हूं, विच इज गोइंग टू बी वेरी वाइटल। रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, परावर्तन तथा अपवर्तन, 2 घटनाएं होती हैं बच्चों दैट इज लाइट में, जो कि 10th क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा। उसी को कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको रिफ्रेश करना है। गॉट इट? रिफ्लेक्शन क्या है? कंडीशन होगा बच्चों रिफ्लेक्शन के लिए कि when light ray fall on any opaque surface then reflection of light will take place। अभी अभी मैं क्लास ले रहा था तब बच्चा पूछ रहा था कि भाई ओपेक क्या होता है। बहुत आश्चर्य की बात है, आपको पता होना चाहिए। ओपेक मतलब अपारदर्शी, जिससे लाइट आर पार ना हो सके। हम लोग का बॉडी ओपेक है। और ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट आर पार से हो सके, पारदर्शी कहते हैं। एक तीसरा होता है मीडियम, जिसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। एक कागज है, उसको पानी में दैट इज तेल में डुबो दो और उस पर लाइट थ्रो करो तो लाइट क्या होगा? बहुत धुंधला धुंधला उससे पास होगा, कुछ भी क्लैरिटी के साथ दिखाई नहीं देगा। तो क्या हो गया? ट्रांसलूसेंट। तो सरफेस आर ऑफ 3 टाइप, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। We are discussing that if light ray fall on any opaque surface, then reflection of light will take place. It is the condition, precondition for reflection to take place. ओके ऐसा नहीं कि ट्रांसपेरेंट पे पड़ेगा तो लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। एक नई बात मैं बता रहा हूं आपको कि अगर वाटर बॉडी पे पड़ता है तो वहां रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, कुछ लाइट पार्ट रिफ्लेक्ट बैक भी होगा, ठीक है। बट मेजर एक्टिविटी रिफ्लेक्शन तब होता है जब ओपेक पे पड़ता है। गॉट इट? उसके बाद है कि डिफिनेशन में इसका क्या होगा कि बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट फॉल ऑन एनी ओपेक सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पे पड़ती है तो उसके पुनः पहले माध्यम में लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। Got it? It is of 2 types. One is called regular reflection, another one is called irregular reflection. नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? तो when light ray fall on any smooth surface, then the reflected ray are parallel to each other and it is called regular reflection। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पे आपतित होती है तो परावर्तित किरण भी एक दूसरे के समानांतर होगी, तो उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। इंसिडेंस रे आर ऑलवेज पैरेलल। इंसिडेंस रे तो पैरेलल होता ही है। अगर रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल हो जाए तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। और रिफ्लेक्टेड रे कब पैरेलल होगा? जब सरफेस स्मूथ होगा। गॉट इट? irregular reflection, when light ray fall on any rough surface, then the reflected ray are not parallel to each other and it is called irregular reflection। जब प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे सतह पे, रुखड़े सतह पे, रफ सतह पे आपतित होती है तो परावर्तित किरण एक दूसरे के समानांतर नहीं होगी और उसे हम क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन कहेंगे।
Got it? Our cause of concern is only regular reflection. बच्चों हमारा मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन से है. Got it? अब आ जाइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम. देयर आर टू लॉज, दो नियम है. मान लो कि एक प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंस रे है, आने वाली किरण ये रिफ्लेक्टेड रे है, जाने वाली किरण इसके बीच में नॉर्मल है परपेंडिकुलर एंड डैश. अगर ये इंसिडेंस रे जितना एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाएगा रिफ्लेक्शन रे के साथ. ठीक है. और दूसरा क्या होता है कि मान लो कि एक प्लेन पेपर है, इंसिडेंस रे इधर को आया, रिफ्लेक्टेड रे इधर को जाएगा, नॉर्मल इसी पे होगा. ऐसा नहीं कि इंसिडेंस रे इधर से आया, रिफ्लेक्टेड रे इधर को जाए. ओके, थ्री डायमेंशनल फिगर नहीं बनता. ये लॉ पहला है. फर्स्ट लॉ क्या है बच्चों? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. कई बच्चे कहते हैं कि इस तरह से तो आज तक हमने सिखा ही नहीं था. हम लोग कहते हैं कि एक ही पॉइंट पे लाई करता है. पॉइंट पे लाई करना नहीं होता बेटो. बच्चों एक सरफेस पे एक्स वाई एक्सिस पे उसको ड्रॉ करके हम शो कर सकते हैं. थ्री डायमेंशनल पिक्चर नहीं बनेगा. ये है पहला लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रे आई दैट इज ओ ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. और सेकंड पॉइंट दैट इज लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर. एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. जिस एंगल से रे आएगी उसी एंगल से निकल जाएगी नॉर्मल के साथ. और इसके आगे वाला पॉइंट तो बहुत बैफलिंग है. मैं तो सुन के हैरान हो जाता हूँ. अच्छे अच्छे बच्चे 12 करके एनडीए बच्चे देने आते हैं. अब मैं पूछूंगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल टू प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ऑल ऑफ दिस, तो खाली प्लेन मिरर में 50% से ज्यादा आंसर आ जाता है बच्चों. रॉन्ग आंसर है, आपने ध्यान ही नहीं दिया है. These two laws applicable to all type of reflecting surfaces, that is plane mirror, concave mirror and convex mirror. और उससे भी ज्यादा अमेजिंग क्या है कि साउंड also obey the laws of reflection. ध्वनि भी परावर्तन के नियम का पालन करता है. ये बताने वाला पूरे क्लास में 1 से 2 बच्चा होता है या नहीं भी होता है. इसलिए आपको ध्यान देना है. यहाँ पे एनडीए 2020 देने जा रहे हैं कि ये तीनों लॉ, दोनों लॉ तीनों तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एप्लीकेबल है. साउंड भी उसको ऑबे करता है. अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर. समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का गुण ये एम डैश मान लो कि दर्पण है. इससे एक्स डिस्टेंस पे आप अगर आगे खड़े होते हैं तो एक्स डिस्टेंस पे इमेज बनता हुआ प्रतीत बनता है. ए बी ऑब्जेक्ट है तो ए बी ऑब्जेक्ट बनता है बट लेटरली इन्वर्टेड बनता है. राइट का लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट का राइट दिखता है. ठीक है. तो आप इसका पॉइंट ध्यान से समझिए, कोई रटने की जरूरत नहीं है कि इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज बिहाइंड द मिरर एंड एट द इक्वल डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे तथा दर्पण से वस्तु के दूरी के बराबर दूरी पे बनता है. एक्स डिस्टेंस पे खड़े होंगे तो एक्स डिस्टेंस पे पीछे बनेगा. Second point, image formed by the plane mirror is virtual, erect but laterally inverted. वर्चुअल बनेगा आभासी है ना, इरेक्ट सीधा, बट लेटरली इन्वर्टेड का मतलब राइट का लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट का राइट दिखेगा है ना. प्लेन मिरर में अगर जाके आप राइट हैंड ऊपर करेंगे तो लेफ्ट साइड उसमें ऊपर दिखेगा. और तीसरा मेजर पॉइंट हो गया कि इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. छोटा बड़ा नहीं बनता है. जितना सब्जेक्ट जितना बड़ा साइज होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही बड़ा बनेगा बच्चों. उसके बाद आपको एक क्वेश्चन में करा रहा हूं कि हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर विद सर्टेन एंगल. आंसर अभी क्वेश्चन पूरा नहीं होता है तब तक बच्चे कह देते हैं कि इंफिनिटी. अरे भैया तुमने अभी एंगल सुना ही नहीं, एंगल सुना ही नहीं, आंसर दे दिया इंफिनिटी. रटा हुआ क्वेश्चन. ठीक है. ऐसे नहीं चलता यूपीएससी के एग्जाम में. क्या होगा? इट विल बी डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला n is equal to 360 upon theta minus 1 where n is the number of images. अब थीटा आपको पता नहीं है तो आप आंसर कैसे दे रहे हैं? थीटा अगर 60 होगा तो इमेज हो जाएगा, इस फॉर्मूला में डालोगे तो क्या होगा 5. थीटा 90 होगा तो इमेज हो जाएगा 3. लेकिन सबसे क्वाइट अमेजिंग क्या है कि थीटा 120 हो तो भी इमेज होगा 3. Because -1 will not appear in the formula if we obtain the odd number.
अगर थीटा से डिवाइड करेंगे, ऑड नंबर आ गया तो -1 फॉर्मूला में नहीं आता, इवन नंबर आता है तब -1 आता है, मतलब रिजल्ट हमेशा इवन में ऑड में रहता है। ये एक मेजर पॉइंट है। अब क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म इफ द टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। दो समतल दर्पण को समानांतर रख दें तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इसका आंसर हो जाएगा इंफिनिटी, क्योंकि थीटा 0 होगा एंड रेसिप्रोकल ऑफ थीटा इज इंफिनिटी, इनफाइनाइटली वेरी लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस विल फॉर्म। बिरला मंदिर के अंदर, वहां अंदर में एक राइट हैंड में जाओगे तो एक रूम है जिसमें ये बनता दिखता है, वहां पे पैरेलल में मिरर रखा हुआ है ना। और नाई के दुकान में जाओगे तो दिखेगा, जाने की जरूरत नहीं है, बिरला मंदिर में जाके देखो। क्लियर हो गया बच्चों? अब आ जाइए, आपको मैं कराता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज में डिफरेंस। आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट में आपको इसका क्वेश्चन के बाद लाइट में इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन आएगा आपके दिमाग में कि आप उसके बाद बिल्कुल इग्नाइटेड हो जाएंगे। रियल इमेज इज फॉर्म बाय द एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रेज, ये ध्यान में रखना है। दो रियल इमेज जब भी बनेगा जब दो एक्चुअली में दो कम से कम दो लाइट रे दैट इज इंटरसेक्ट करेगी, एक्चुअल मीटिंग होगा। ऐसे तो हजारों लाखों बीम ऑफ लाइट चलती है, लेकिन हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए दो दिखाते हैं। कम से कम दो जब जाके कट करेगा तभी इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज इज नॉट फॉर्म बाय द एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रेज बट द रेज अपीयर टू मीट। ऐसा लगता है कि लाइट रे मीट हो रही है, वहां मीट नहीं होती, अपीयर टू मीट होता है। सेकंड पॉइंट होगा इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, सदैव सीधा बनता है। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। आभासी प्रतिबिंब को हम नहीं ले सकते, पर्दे पे नहीं ले सकते। तो मेरा तो 20 ईयर का एक्सपीरियंस है बच्चों। मैं तो टीजीटी पीजीटी टीचर की भी क्लास लेता हूँ। यहाँ दिल्ली के जितने टॉप टीचिंग इंस्टीट्यूशन है वहाँ चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी एज वेल एज होल दैट इज नेचुरल साइंस की क्लास लेता हूँ। एक समय की बात है, 2013 की बात है कि एक लड़की ने कहा चलते चलते हॉल से हम लोग निकल रहे थे, क्लास वाज ओवर, कि सर रियल और वर्चुअल में डिफरेंस बता दीजिए। मैंने खड़े खड़े 3 लाइनें बताया, अब पढ़ा के आ गई, कहीं की सारा कंसेप्ट क्लियर है। तो अगर आप पढ़ने के जिन से बैठेंगे तो ये बेसिक चीजें अगर जान जाएंगे तो फिर बाद में चैप्टर में कुछ बचता नहीं है। इमेज क्या होगा? रियल इमेज एग्जांपल क्या होगा? इमेज फॉर्म बाय द रेटिना ऑफ द आई, इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ द आई, रेटिना के दर्पण आंख के दृष्टिपटल पे बना प्रतिबिंब रियल होता है। इमेज फॉर्म ऑन द सिनेमा हॉल स्क्रीन। और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसमें रियल इमेज बनता है, और उसमें था फोटोकॉपियर। एक ऑप्शन था, या फोटोग्राफिक कैमरा से बना प्रतिबिंब रियल होगा। वर्चुअल में क्या होगा? इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, हमेशा रियल वर्चुअल बनेगा। इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, बता दे रहा हूं मैं आगे से, आगे तो आपको बताया ही जाएगा। अब आ जाइए, दोनों का कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। यू विल गेट क्लियर्ड ऑल एग्जाम इफ दिस क्वेश्चन विल अराइज इन योर एग्जाम। ओके, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस विथ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी एक तरह का, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस का प्रॉपर्टी एक तरह। बस 2 लाइन में खत्म, पूरा रटने की जरूरत ही नहीं है। पूरा सारे के जो साइन कन्वेंशन है उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, और आपको पोजीशन ऑफ द इमेज का जरूरत ही नहीं। हालांकि अब मैं सब बता दूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से क्वेश्चन सी और शॉर्ट आ जाएगा इतना ही से कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दे आर कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर एंड कन्वर्जिंग लेंस। लाइट को कन्वर्ज कर रहा है ना, कॉनकेव मिरर से बाद कन्वर्ज कर रहा है, ये भी कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग लेंस है। दे फॉर्म ऑल टाइप ऑफ इमेज, सभी तरह का इमेज बनाएगा। कौन कौन सा? तो रियल एंड वर्चुअल, रियल भी बनाएगा, वर्चुअल भी बनाएगा, सेम साइज भी बनेगा, स्मॉलर भी बनाएगा, बिगर भी बनाएगा, इरेक्ट भी बनाएगा, इन्वर्टेड भी बनाएगा। क्लियर? अब आ जाइए, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस दे आर कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग लेंस। अभिसारी अपसारी,
अपसारी दर्पण, अभिसारी लेंस, they always form virtual, erect and smaller image than the object. आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा। ये पूरा करा देने के बाद भी कोई न्यूमेरिकल में देता हूं, उसमें 3-4 वैल्यू दे देता हूं, तो बच्चे उसको 2f पे, f पे, यहाँ वहां करने लगते हैं। मैं पूछता हूं कि कहाँ पे रखेंगे कन्वेक्स मिरर में रियल इमेज बनेगा, तो 2f पे बनेगा सर, f4 पे बनेगा सर। अरे एक बार बोल दिया गया कि नहीं बनेगा, ये थ्योरी रखना ज्यादा याद है। तो थ्योरी पहले अप्लाई कीजिए न्यूमेरिकल का, वैल्यू बाद में देखिए बच्चों। ओके, रिफ्रैक्शन, तो रिफ्लेक्शन हो गया। अब आ जाइए रिफ्रैक्शन। कंडीशन क्या है कि व्हेन लाइट रे फॉल ऑन एनी ट्रांसपेरेंट सरफेस देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विल टेक्स प्लेस। जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी सतह पे पड़ेगी तो अपवर्तन की घटना होगी, परावर्तन हो गया। डिफिनेशन क्या है कि व्हेन लाइट रे कम फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स वेलोसिटी विल चेंज एंड ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी इट्स वेवलेंथ विल आल्सो चेंज which result into change in direction and it is called refraction of light. जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है ना। उसके वेग में परिवर्तन के चलते उसका तरंग दैर्घ्य बदलेगा, है ना, और उसके चलते उसका दिशा भी बदल जाएगा। इससे प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। देयर आर 4 केसेस अराइजेस आउट ऑफ इट। बहुत अच्छा। पहला केस क्या है कि व्हेन लाइट रे कम फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अब ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर क्या होता है बच्चों? आप यहां जान लीजिए कि अगर तेल पानी के ऊपर आप डाल दें तो तेल ऊपर ऊपर तैरेगा। तो ऑप्टिकल मास डेंसिटी किसका ज्यादा हो गया? हम लोग 2 तरह का डेंसिटी कंसीडर कर रहे हैं, मास डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। तेल पानी के ऊपर तैरेगा तो मास डेंसिटी वाटर का ज्यादा है, मास डेंसिटी ऑयल का कम है। लेकिन अगर लाइट थ्रो करें दोनों पे तो लाइट तेज चलेगी पानी में और तेल में स्लो चलेगी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर की कम हुई और तेल की ज्यादा हुई। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल डेंसिटी। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड नाउ। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर में जाएगी, एयर से वाटर में जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, या नॉर्मल की तरफ झुकेगी। दूसरा केस, व्हेन लाइट रे कम फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर पानी की तरफ से टॉर्च दिखाया जाए इधर हवा की तरफ, ऑप्टिकली में दैट इज मान लो कि डेंसर मीडियम ये है, रेयर ये है, तो डेंसर से रेयर जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी। क्लियर? और तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन लाइट रे कम फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर नॉर्मली then no refraction will take place and light will pass straight। 12 बजे दिन में किसी तालाब में, किसी झील में, किसी जलाशय में, किसी स्विमिंग पूल के सामने चले जाओ, वहां कोई चमक दिखाई नहीं देगा क्योंकि सन अपने सर के ऊपर होता है। डायरेक्ट लाइट पड़ेगी नीचे की तरफ, नॉर्मल होगा और रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो कोई चमक दिखाई नहीं देगा। चौथा केस है कि 2 मीडियम अलग अलग है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम है, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों का सेम है, तो नो रिफ्रैक्शन। When light ray come from one medium to another of the same optical density or same refractive index, then again no refraction will take place and the light will pass straight। कोई भी 2 मीडियम ले लो, एक तरफ ग्लास ले लो, एक तरफ ऑयल ले लो, कोई भी ले लो जिसमें, लेकिन दोनों का लाइट का स्पीड सेम हो तो नो रिफ्रैक्शन। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखा है कि व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें अपवर्तन की घटना नहीं होगी? तो बच्चों देयर आर 2 केसेस। पहला केस है आइदर द लाइट रे शुड फॉल नॉर्मली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, चाहे डेंसर से रेयर या रेयर से डेंसर, नॉर्मली फॉल हो तो नो रिफ्रैक्शन। और सेकंड केस क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बोथ मीडिया शुड बी सेम। थर्ड और फोर्थ केस में नो रिफ्रैक्शन, फर्स्ट सेकंड में रिफ्रैक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के नियम भी 2 हैं। There are 2 laws है, incident ray, refracted ray and the normal at the point of incidence, so all lie on the same plane, रिफ्लेक्शन के लॉ की तरह। और सेकंड है the ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is constant for a given pair of media। एक पेयर ऑफ मीडिया में क्या होगा? sin I upon sin R is equal to constant। This constant is called refractive index।
The value of constant sin I upon sin R for a ray of light passing from air to a particular medium is called refractive index of that medium. अगर एयर से कंसीडर करेंगे है ना, तो साइन आई और साइन आर के बीच के रेशियो को क्या कहेंगे, हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे. n is equal to sin I upon sin R, where sin I is equal to sine of angle of incidence in light and sin R sine of angle of refraction in the medium. Got it? तो ये आपको टॉपिक्स दैट इज रिफ्रैक्शन के हमने बताए. अब आ जाइए एक कंडीशन मैं बता रहा हूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट, कि प्रिज्म वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्रैक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिज्म क्या है, दो ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब को सर्टेन एंगल से रख दो तो प्रिज्म है. ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है. If two plain triangular mirror are placed with certain angle, then it's called prism. ये तीसरा वाला तो ऐसा ही है. ठीक है. It was made by 1665 by Newton. Newton discovered that white light consists of the mixture of 7 colors. 7 कलर दिखाई देता है. न्यूटन ने दिखाया है आपको बच्चों. ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसको विबग्योर कहते हैं. सारे लाइट वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. और इतना ब्यूटीफुल ये डिजाइन किया गया है कि आपको यहीं पे सब कुछ याद हो जाएगा. 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक विजिबल लाइट है. विबग्योर कहते हैं. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसका वेवलेंथ है 400 to 700. 400 दैट इज वायलेट का और 700 रेड का. उसके ऊपर आपको इंफ्रारेड रे है जो इनविजिबल है, फार इंफ्रारेड रे है, माइक्रोवेव है ना, एफएम रेडियो इसी में चलता है ना. उसके बाद शॉर्ट रेडियो वेव को माइक्रोवेव कहते हैं. फिर लॉन्ग रेडियो वेव है. बच्चों पूरे का सबका आपको यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है. गॉट इट? नीचे में उसके बाद विजिबल वायलेट के बाद यूवी रेज है. यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रे, वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी. फिर उसके बाद एक्सरे आता है. पूछा गया है कि एक्सरे कौन कौन से रे के बीच में है, तो गामा रे और यूवी रे के बीच में एक्सरे आता है. ऊपर में वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगा. जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे वेवलेंथ विल दैट इज डिक्रीजिंग. नीचे से ऊपर जाओगे तो इंक्रीजिंग, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा. फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे आओगे तो इंक्रीजिंग, नीचे से ऊपर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग. एनर्जी ऊपर से नीचे आओगे तो इंक्रीजिंग. तो ये आपको 7 विजिबल रेज है. उसके नीचे इनविजिबल रेज है 3 है ना, यूवी रेज, एक्सरे, गामा रे. और उसके नीचे भी अगर पूछा जाएगा तो आपको कॉस्मिक रेज चलते हैं. कॉस्मिक रेज इसमें नहीं दिखाया गया और सबका वेवलेंथ है. ये इतना एज सच इतना आसान नहीं है जैसा कि दिखाया जा रहा है. इसमें ओवरलैपिंग है, बहुत सारे इसमें ओवरलैप करते हैं. तो वी विल डिस्कस अ लिटिल लेटर है ना. ये प्रिज्म आपको सिंपली 7 कलर और सब इनविजिबल रेज, ऊपर में 3 नीचे में 3, ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सभी का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होगा. व्हाट इट? इसको कहते हैं डिस्पर्सन. डिस्पर्सन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर ऑन पासिंग थ्रू द ट्रांसपेरेंट प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट. ये 7 कलर का जो बैंड प्राप्त होता है इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसके नाम पे भारत सरकार ने इंद्रधनुष के नाम से टीका, बच्चों को टीका लगाने का स्कीम चलाया है कि उसमें एक भी टीका छूटने ना पाए. जैसे स्पेक्ट्रम के सारे कंपोनेंट है वो मिलके एक पूरा होता है व्हाइट लाइट. वैसे आपको जीवन रक्षक है ना, जो अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं. It occurs because of the angle of refraction of the light of different color is different when passing through the glass prism. बहुत इंपॉर्टेंट कि स्पेक्ट्रम बनता ही क्यों है, क्योंकि सभी लाइट के कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है, तो अलग अलग रिफ्रैक्ट होगा. ओके बच्चों. उसके बाद क्या है कि when a beam of light, दैट इज हमने आपको बता दिया कि प्रिज्म. एक चीज और मैं बता दूं कि प्रिज्म को अगर एक प्रिज्म को 1 मिनट कि ये प्रिज्म को अगर यहाँ पे एक पैरेलल प्रिज्म लगा देंगे, उल्टा करके रख दें, तो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म विल बिहेव लाइक ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड नो डिस्पर्सन ऑफ लाइट विल टेक प्लेस एंड द लाइट विल पास स्ट्रेट.
ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। अगर एक दूसरा प्रिज्म उल्टा करके उसके पैरेलल रख दे इन एडजेसेंट टू ईच अदर, then this combination of prism will behave like a rectangular glass slab. No dispersion of light will take place. White light come out from this combination of prism, but the incident ray are parallel to reflected, that is emergent ray is parallel to incident ray, but laterally displaced. इससे निकलने वाली निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होगी, लेकिन पार्श्विक रूप से हट के निकलेगी, है ना। उसके बाद है कि व्हेन ए beam of light pass from air into a substance X, if the angle of incidence be 72 degree and angle of refraction is 40 degree, then calculate the refractive index of the substance X, or given a sin I that is I है 72 degree, so that is 0.95 given वैल्यू है उसका, और sin 40 का वैल्यू ये है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकालिए, करके बताइएगा बच्चों। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है नो यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू समान होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम सब्सटेंसेस आप जान लीजिए कि एयर का होता है 1.0003, 1.0003, वाटर का 1.33, ग्राउंड ग्लास का 1.52, डायमंड का 2.42 जो मैक्सिमम है। A substance having high refractive index is optically denser. The refractive index of light going from medium 1 to medium 2 is equal to the reciprocal of the refractive index of the light going from medium 2 to medium 1, है ना। एयर एंड ग्लास क्या हो जाएगा, एन एयर अपॉन एन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर 1.33 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर क्या होगा, ये भी आपको करना है। ओके, 2 क्वेश्चन हमने आपको दिया। अब आ जाइए, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, जो कि हमने प्रिज्म तो करा दिया, ह्यूमन आई भी दैट इज रिफ्रैक्शन पे काम करता है। रिफ्रैक्शन के चलते कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फॉलोइंग फेनोमेना का ड्यू टू रिफ्रैक्शन, पहला है कि when we put a pencil in a glass full of water, then the pencil appear bent at the interface of the air and water. पूछा जाएगा क्यों, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है ना, तो पेंसिल मुड़ा हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, तो रिफ्रैक्शन के चलते। सेकेंड एग्जाम्पल आपको करना है कि when we put a coin in a bucket full of water, then the coin appear raised. जब प्रकाश की किरण, जब हम कोई कॉइन सिक्के को पानी में डालते हैं, तो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पूछा जाएगा क्यों, तो प्रकाश के अपवर्तन के चलते। 2 minute अर्ली सनराइज एंड 2 minute डिलेड सनसेट ड्यू टू रिफ्रैक्शन। बार बार क्वेश्चन आया है। सूर्योदय के 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है, सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता है। प्रकाश के अपवर्तन के चलते 4 मिनट का डे लेंथ बढ़ जाता है रिफ्रैक्शन के चलते बच्चों। एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज सन लुक्स बिगर, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि होरिजन पे होता है, सन हॉरिजॉन्टल होता है, हमारे से फ्लैट एकदम सरफेस पे दिखाई देगा, तो ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, ज्यादा लाइट को दैट इज एयर से आनी होगी, इसलिए रिफ्लेक्शन होगा। स्वीट्स इनसाइड द ग्लास केस लुक्स बिगर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, शीशे के अंदर रखी मिठाई बड़ी दिखाई देती है अपवर्तन के चलते। ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के चलते होता है। क्लियर। प्रिज्म वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्रैक्शन करा दिया, प्रिज्म डबल रिफ्रैक्शन पे काम करता है। ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। यहाँ पे देखिए, ये अभी हॉरिजन के नीचे ही है सन, तो यहाँ पे दिखाई देगा रिफ्रैक्शन के चलते 4 मिनट का डे लेंथ बढ़ जाता है। ये देख लो ऐसे अपरेंट स्टार यहाँ पे है, स्टार ऐसे। गॉट इट। क्रिटिकल एंगल। अब आ जाइए, आगे का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन लाइट रे कम फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही हो, and the angle of incidence is such that angle of refraction become 90 degree, then such angle of incidence is called critical angle. ये angle of incidence ये ऐसा हो
कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है ना, वाटर और एयर के इंटरफेस से निकल जाकर ये वाटर से एयर की तरफ जा रही हो, ये 90 डिग्री एंगल बन जाए तो दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंस रे को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। गॉट इट। अब है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, TIR कब होता है बच्चों, तो when light ray come from optically denser to optically rarer medium, जैसा कि पहले हमने बताया था, and the angle of incidence is more than critical angle। एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे हमने यहाँ क्रिटिकल एंगल रखा रहता तो सरफेस से गुजरता, दैट इज दोनों के इंटरफेस से जा रहा था। अब थोड़ा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो लाइट रे तो फिर वापस इधर ही आ जाएगी ना। When light ray come from optically denser to optically rarer medium and the angle of incidence is more than critical angle, then the light ray will come back in the denser medium itself and it is called TIR, total internal reflection। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जा रही हो तथा आपतन कोण का मान ऐसा हो कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, तो प्रकाश पुनः सघन माध्यम में वापस आएगी और उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ। फॉलोइंग फेनोमेना अकर ड्यू टू TIR, अपवर्तन के चलते निम्नलिखित घटनाएं होती हैं बच्चों। पहला है मिराज फॉर्मेशन टुक प्लेस ड्यू टू TIR। मृग मरीचिका का निर्माण प्रकाश के अपवर्तन के चलते होता है। धूप में गर्मी के दिनों में दूर में लाइट जैसा पानी जैसा रोड पे चमक दिखाई देता है, वो TIR है। रेगिस्तान में खूब बनता है, कहीं पेड़ होता है तो उसकी छाया अंदर दिखाई देती है नीचे की तरफ, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस लुक डाउनवर्ड, नीचे की तरफ दिखाई देगा। दूसरा है डायमंड ग्लो ड्यू टू TIR, हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के चलते होती है बच्चों। Optical fiber in the telecommunication work on the principle of refraction, है ना। ऑप्टिकल फाइबर इन द टेलीकम्युनिकेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ TIR। ऑप्टिक फाइबर में एक बार साउंड को लाइट में कन्वर्ट किया जाता है, मरोड़ दिया जाता है उसको, चाहे जितना बार मोड़ लो बिना किसी इंटरप्शन के लाइट बार बार TIR उसमें होगा और बहुत क्लैरिटी के साथ वो लाइट के रूप में जाएगी, फिर उसको इलेक्ट्रिक में चेंज करके फिर साउंड में चेंज करेंगे और हम सुनाई देगा हमको बहुत अच्छा। तो ये टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है। When any glass is broken, then the edge of the glass sparkle due to TIR। कोई बस में शीशे में पत्थर उत्तर मार देता है ना, तो जब टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है, ग्लास वही रहता है, उसमें एयर आ जाता है, तो सरफेस में एयर और ग्लास का डेंसर और रेयर मीडियम का कॉम्बिनेशन बन गया, तो वह TIR होगा। अच्छा, टेस्ट ट्यूब filled with the water appear to be shining due to TIR। टेस्ट ट्यूब पे अगर पानी भरा हो तो उसमें ऊपर का ऊपर चमक एक रिंग जैसा दिखता है TIR के चलते। अब एक बहुत मजेदार घटना बता रहा हूं कि ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि डेंसर मीडियम नीचे होता है, रेयर मीडियम ऊपर होता है। In the colder region, the denser medium is at the bottom and rarer medium is at the top, due to which any object lying on the surface or sea, like ship etc., appear suspended in air. It is due to a special type of mirage formation called looming। ठंडे प्रदेशों में सघन माध्यम नीचे होगा, विरल माध्यम ऊपर होगा, जिसके चलते जमीन पर अवस्थित कोई वस्तु हवा में लटकती हुई दिखाई देगी, या एक विशेष तरह के मृग मरीचिका के चलते होता है जिसको कहते हैं लूमिंग। ये देखो, ये शिप है, पानी में होगा, ये ऊपर दिखाई देगा। गॉट इट। इसको लूमिंग कहते हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जरूर याद नहीं है, कल कोई बात नहीं, अभी याद हो गया। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि तब हम लोग निष्कर्ष क्या निकाले कि TIR के चलते ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस आइदर लुक डाउनवर्ड और अपवर्ड, या तो सरफेस के नीचे दिखाई देगा या सरफेस के ऊपर दिखाई देगा। ये सारी बातें अगर आप याद कर लेते हैं, यू विल बी विनर। विनर होने के लिए आपको दिमाग स्थिर करना होगा तुलसीना की क्लास में। गॉट इट। बहुत फिजिक्स पढ़ लिया आपने, ये क्लास पढ़िए और एग्जाम दीजिए, फिर हमसे बताइएगा, है ना। तुलसीना का कोड वर्ड इस्तेमाल कीजिएगा और अनअकैडमी के प्लस पे आइएगा, है ना। इट इज माई फर्म बिलीव, करना पड़ेगा आपको क्योंकि 20 ईयर का एक्सपीरियंस है ना। ये भी तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ ना। अब आ जाओ बच्चों, रेनबो, इंद्रधनुष। When the phenomena of refraction and TIR occur coincidentally, then a comprehensive optical dispersion will take place and the rainbow is appear। कोई इतना क्लियरिटी के साथ बताएगा नहीं आपको, मैं बता रहा हूँ।
जब परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों घटनाएं एक साथ हो तो व्यापक रूप से एक प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है और इंद्रधनुष दिखाई देता है। या दो तरह का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप, वन इज कॉल्ड प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो क्या होता है बच्चों? आफ्टर कंप्लीट एंड ऑफ रेनफॉल some rain droplet remains suspended in air. In the meantime, light will fall on a particular droplet in such a way that it reflect one time and refract two times. Then primary rainbow will appear, in which violet color appear outward, making an angle of 40 degree, and red color appear located inward, making an angle of 42 degree with the observer. एक चीज मैं बता दूं, रेनबो बनाने के लिए, रेनबो देखने के लिए आपको पीठ के पीछे सन होना चाहिए। टू फॉर सीइंग रेनबो द सन शुड बी एट योर बैक। और रेनबो बनने के लिए क्या जरूरी है? लाइट कम फ्रॉम दैट इज रेयर टू डेंसर। रेयर हवा है, डेंसर में जाएगा, टीआईआर होगा। टीआईआर कब होगा? डेंसर से रेयर जाएगा, तब डेंसर से रेयर जाएगा तो टीआईआर होगा। टीआईआर होगा तो डबल रिफ्रैक्शन होगा, इसमें भी ये डबल तो रिफ्रैक्शन दोनों में होगा, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में। फिर से मैं बता रहा हूँ, प्राथमिक इंद्रधनुष बारिश के पूर्ण रूप से बंद हो जाने के बाद प्रकाश की किरणें बारिश के बूंदों पे इस प्रकार पड़ती है कि एक बार परावर्तन, दो बार अपवर्तन हो तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जिसमें वायलेट कलर बाहर की तरफ दिखाई देगा और रेड कलर अंदर की तरफ दिखाई देगा। वायलेट कलर का जो एंगल होगा 40 डिग्री और रेड कलर का होगा 42 डिग्री। ओके, अंदर की तरफ दिखाई देगा, उल्टा बन गया। और सेकेंडरी रेनबो क्या होगा? व्हेन लाइट रे फॉल ऑन ए पर्टिकुलर ड्रॉपलेट इन सच ए वे दैट इट रिफ्लेक्ट टू टाइम एंड रिफ्रैक्ट टू टाइम, देन सेकेंडरी रेनबो विल अपीयर in which the red color located outward as usual and the angle will 50 degree, violet color located inward as usual, making angle of 53 degree with the observer. द्वितीय इंद्रधनुष कब बनता है? बारिश के पूर्ण रूप से बंद हो जाने के बाद प्रकाश, बारिश की बूंदें हवा में लटकती रहती है, उसी बीच प्रकाश की किरण इस तरह से पड़े कि दो बार परावर्तन, दो बार अपवर्तन हो तो द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जिसमें लाल रंग बाहर की तरफ होगा, वायलेट रंग अंदर की तरफ होगा। लाल रंग के साथ एंगल बनेगा 50 डिग्री और वायलेट के साथ बनेगा 53 डिग्री। सेकेंडरी रेनबो इज लेस डिस्टिंक्ट एंड क्लियर देन प्राइमरी रेनबो। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। द्वितीय इंद्रधनुष कम अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट होता है, प्राथमिक ज्यादा ही अस्पष्ट होता है। और आपको और बता दो कि सेकेंडरी रेनबो कई बन सकते हैं, कई बन सकते हैं। सेकेंडरी रेनबो एक के साथ कई भी बन सकते हैं, मल्टीपल बनते हैं, बन सकते हैं। गॉट इट? तो दिस इज ऑल अबाउट, ये आपको दोनों चीजें मैंने बता दिया, काफी कुछ इसमें हुआ, एक लेक्चर और लगेगा, उसमें सब कुछ क्लियर होगा। यहाँ आपको मैंने 6 दैट इज केसेस बताए हैं जो आपने पढ़ा होगा। इसमें कोई दैट इज जरूरत नहीं एक्सप्लेन करने की, 10th क्लास का है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। दैट इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इसको आप देख लीजिए। 6 केसेस बनते हैं, एक बार वर्चुअल बनता है, बाकी सब में रियल बनता है, 5 में रियल बनता है। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल हम मेकअप मिरर के रूप में कर सकते हैं। यदि हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखें तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज लाइट पे बनता है। 6 केस है। उसके बाद आपको कन्वेक्स में मैंने दो ही केस होता है, एक इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो और बियॉन्ड सी कहीं पे हो, हमेशा वर्चुअल स्मॉलर इमेज बनेगा। गॉट इट? उसके बाद साइन कन्वेंशन है बच्चों, इधर कुछ भी निगेटिव होता है पोल से देखते हैं, इधर कुछ भी निगेटिव होता है, इधर सब पॉजिटिव होता है। लाइट रे हम से ऐसा लेफ्ट से राइट मानते हैं और मैग्निफिकेशन नीचे उल्टा होगा, ऊपर सीधा होगा। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ये सब आपको कराया गया है, पहले भी आपको पता होगा। और कन्वेक्स मिरर में 6 केस होते हैं, इसमें भी एक ही बार वर्चुअल बनता है जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा। 6 केस, बाकी सब आपको पता है, नथिंग हैज टू बी से। कॉनकेव मिरर लेंस में हमेशा वर्चुअल स्मॉलर इमेज बनता है, डाइवर्जिंग लेंस है, मायोपिया में यूज होता है। ह्यूमन आई कराएंगे। और ये आपको जो इमेज है ये क्रिटिकल एंगल और टीआईआर का है। ओके, बाय बाय, सी यू। लाइक कीजिए, अतुल सिन्हा का कोडवर्ड इस्तेमाल कीजिए, अनअकैडमी के प्लस पे आइए। गुड बाय बच्चों।
और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, स्प्रेड करो। गुड बाय, सी यू।